Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS YT channel. In today's lecture where we are going to analyze and discuss the GS paper 1, mains paper 1 2025 Indian society part. So those of you who have written this mains, obviously you must have encountered very good questions. Like always, we always face good questions in mains, some innovative questions, many of them confusing questions. So all in all, it was a very good paper. It was fairly balanced and society से comparatively last year अगर हम देखें, number of questions which were being asked were less. So they have devoted those marks to geography this time, but nonetheless we have 5 to 6 questions from Indian society and we are going to discuss it today. So those of you who are going to write next year mains, this is an absolute must. Art of answer writing is at the heart of UPSC civil services examination. Until unless you master this art, the success will elude you, and that is why इसको properly address करना बहुत जरूरी है. तो आज हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं. इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 मेंस 2025. हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया address the issues of urban poverty and distributive justice? What is the first thumb rule of mains? That read the question carefully. First. Second, remember the objectives of answer writing. That is, जो एग्जामिनर है वो डिमांड कर रहा है कि जो तुम्हारा आंसर है, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, इट शुड have a natural flow, simple language, substantiation with examples of the core argument that you are putting, and contemporary. If you put all these masalas into the curry of mains answer writing, जो आउटकम निकलेगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा. तो यहां पे बात की जा रही है, सवाल पूछा गया है स्मार्ट सिटी के ऊपर. हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. Urban poverty and distributive justice. So this question is about अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड एसोसिएटेड इश्यूज. अर्बन पॉवर्टी को लेके पिछले कई सालों में मेंस के अंदर सवाल पूछे गए हैं. दिस इज वन मोर इंसिडेंस जहां अर्बन पॉवर्टी को लेके सवाल पूछा गया है. यहाँ पे उन्होंने एक एलिमेंट जो ऐड किया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नहीं लिखा लेकिन स्मार्ट सिटी लिखी हुई है. तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था. पहले हम वन बाय वन समझेंगे तीनों पार्ट्स को, तीनों यहाँ पे जो कोर बातें हैं, जैसे स्मार्ट सिटी क्या है, दूसरा अर्बन पॉवर्टी क्या है और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है. लिखना नहीं है अभी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अभी आंसर स्टार्ट नहीं हुआ हमारा. सो स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 टॉक्स अबाउट certain key transformation which government is trying to bring in urban landscape of India. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है. कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड हाइजीन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे जो विषय हैं, गैस पाइपलाइंस फॉर एग्जांपल हो गई, ये सारे जो विषय हैं ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किए जा रहे हैं. साथ ही साथ स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ सरकार जाने की तरफ सोच रही है कि जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे अर्बन रेसिडेंट्स की, उनको स्मार्ट मींस टेक्नोलॉजिकली सेवी वे में एड्रेस किया जाए. ई गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस G2C एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B सर्विसेज. तो डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम. तो स्मार्ट सॉल्यूशंस खोजे जा रहे हैं. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस खोजे गए हैं कि कैसे बायो वेस्ट से हम बिजली बना सकते हैं, बायो वेस्ट से हम बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं. तो इस तरीके से भी कई जगहों पे इनोवेशंस किए गए. दैट इज सेकंड. जो कोर है यहाँ पे स्मार्ट सिटी का वो है कीपिंग सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. दूसरा यहां पे जो पार्ट है वो है अर्बन पॉवर्टी का. ए लॉट ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया लिव इन अर्बन एरियाज. रूरल जो लैंडलेस होता है, रूरल जो डिजेक्टेड सेगमेंट है सोसाइटी का, जो मार्जिनलाइज सेगमेंट है सोसाइटी का,
in search of job. Primarily they come to urban India and they contribute to what? Urban poverty. So rural poverty और urban poverty में बहुत अंतर नहीं, सिर्फ ज्योग्राफिकल जो डिस्टेंस है उसका अंतर है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अर्बन पोवर्टी, सम पीपल ऑब्वियसली सी इट एज ए फंक्शनल थिंग. जब शहर में गरीब आदमी रहता है तो शहर चलता है. ये जो प्रेस करने वाले भैया हैं, जो दूध वाले भैया हैं, जो हाउस मेट्स हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, ये सब कौन है? ये अर्बन पुअर्स मोस्टली यहाँ होते हैं. तो ये कम दामों में काम करने के लिए तैयार होते हैं. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, दे बिलोंग टू नियर और बिलो अर्बन पॉवर्टी स्टैंडर्ड्स. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब तीसरा यहां बात की जा रही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? इट इज नथिंग बट द अटेम्प्ट टू मेक श्योर दैट रिसोर्सेज, responsibilities and rights of the society are proportionately distributed across the segment of the society, ताकि जो फेयरनेस है समाज के अंदर बनी रहे, अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो. इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. जॉन रॉल्स, अरिस्टोटल, इन बड़े बड़े लोगों ने बात की इसके बारे में. अब इन तीनों को हमें मिक्स करना है इन 150 वर्ड्स. तो स्टार्ट करोगे अपना आंसर एक इंट्रोडक्शन से, जिसमें बात की जाएगी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विथ इट्स फोकस ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में से एक है. इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय व्हाट? बाय इन्वेस्टिंग इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, investing in smart solutions to urban problems, keeping citizens at the heart of these efforts is making serious attempt to address the issue of urban poverty and distributive justice. फिर यहाँ पे अर्बन जो पोवर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, उसको लेके हम बात करने वाले. हमने डिस्क्राइब कर दिया कि भाई स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का 2015 में जो स्टार्ट हुआ वो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हमने मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन में अपने, और कैसे सीरियसली अटेम्प्ट कर रहा है. अब लिंक करने की कोशिश करो, कैसे कर रहा है अटेम्प्ट, हाउ इट इज ट्राइंग टू डू इट. इट इज व्हेन यू इन्वेस्ट मनी, ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन? ए लॉट ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड. जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी. यहां पे जो हमारा अर्बन पुअर है उसको इससे बेनिफिट होता है, उसको नौकरियां मिलती हैं. इन्वेस्टमेंट जब हम किसी एरिया में या इंडस्ट्री में लगाते हैं, उसके रिपल इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं. दूसरा, स्किलिंग होती है वर्कर की. सरकार गवर्नमेंट इज डूइंग ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, काफी बड़ी मात्रा में यहाँ फाइनेंसेस लगाए जा रहे हैं, उनको टाइमली एक्सिक्यूट किया जा सके. तो वहां पे हमारे वर्कर्स को स्किलिंग भी मिलती है. तो अर्बन पॉवर्टी का वो सेगमेंट भी इशू होता है. जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कोर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे हाउसिंग हो गया, तो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना जो अर्बन सेगमेंट है, वो यहां पे अर्बन पॉवर्टी को एड्रेस करता है. अर्बन पॉवर्टी को एड्रेस करता है. दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट? स्मार्ट सिटी. जो हाइजीन और सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड जैसी फैसिलिटीज के प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, इन व्हाट? नेग्लेक्टेड एरियाज ऑफ द पेरिफेरी एरियाज ऑफ द अर्बन कॉन्ग्लोमरेट, वो जहां गरीब रहता है उसको फायदा होता है इससे. स्मार्ट सिटी के अंदर बात की गई है डेवलपमेंटल मॉडल्स की भी, जैसे रेट्रोफिटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, उसमें बात की गई है, जिसे हम कंसेप्ट कहते हैं जेंट्रिफिकेशन की भी. ये क्या होता है? पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाना, जैसे स्लम्स को तोड़ के हाउसिंग सोसाइटीज बनाना. मुंबई में कितना बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, धारावी को चेंज करके वहां हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, इसमें स्लम डलर्स को घर मकान मिलेंगे, फ्लैट्स मिलेंगे. तो स्मार्ट सिटी इस तरीके से जो हमारा अर्बन पुअर है, जो गरीब है, तबका है, शहरों के अंदर रहता है, स्लम्स में प्राइमरली रहता है, लो इनकम एरियाज में रहता है, उनको कनेक्ट करेगा मेन स्ट्रीम से, उनको जॉब्स देगा, उनको स्किलिंग देगा, हाउसिंग देगा, बेसिक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा रहा है. सो ऑल एंड ऑल, जब ये पूरा जो चेन है, इसको हम लिंक करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, तो इफेक्टिवली एक तरीके से ये जो आउटकम सरकार चाहती है वो जमीन में उतरते हुए हमें दिखाई देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं.
ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन के एरर्स नहीं होते। मतलब बाय एंड लार्ज जो टारगेटिंग होती है बेनिफिट्स की गरीब तबके को वो मिलती है। तो स्मार्ट सिटी इज ऑल्सो ए कंपैशनेट सिटी। स्मार्ट सिटी is also an inclusive urban landscape. A smart city ensures that the poor segment of the population is they are getting their due, at least it is trying to attempt to it. तो इस तरीके से ये जो लाइन है लास्ट में मैंने बोली इसको हम कंक्लूड कर देंगे। बाय दैट टाइम जब ये सारा लिखने का होगा तो 150 वर्ड्स की जो लिमिट है ऑलमोस्ट यू विल रीच देयर। किसी भी हालत में दिस इज इसको भी थंब रूल की तरह देखना है, वर्ड लिमिट को ब्रीच नहीं करना है। देयर इज अ रीजन कि उन्होंने वर्ड लिमिट यहां पे दी हुई है। अदर टू दिस रिस्पेक्ट दिस वर्ड लिमिट, only then you will get proper marks, only then you will be able to complete the entire paper. So this is how you write an answer. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को यहाँ पे कोर हम देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी को एक्सपैंड भी किया जा सकता है, इसको इसमें एजुकेशन हेल्थ रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं बहुत सारे उसको साइड किया जा सकता है, जो स्कीम सरकार चला रही है इसके तहत, लेकिन लंबा नहीं करना है आंसर। कोर जो कीवर्ड्स हैं उसको मेंशन करना है, एक स्ट्रक्चर्ड बनाना है आंसर को, और ऑर्गेनाइज वे में सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, और अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको कन्वे कर देना है एग्जामिनर को। जो मैक्सिमम मार्क यहां पे डेजिग्नेट होंगे वो मिल जाएंगे। क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल ये पूछा गया। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इन द पेपर, जो कि है, पढ़ते हैं इसको ध्यान से। डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली an aggressive consumer culture? Justify your answer. 150 words and 10 marks. सवाल फिर से पढ़ो। Do you think globalization results in only an aggressive consumer culture? Justify your answer. So this is, first of all, by the look of it, is an opinion based question. यहां पे यू हैव ए लिबर्टी, ए लॉट ऑफ लिबर्टी टू राइट द वे यू फील, प्रोवाइडेड यू कैन जस्टिफाई योर व्यू पॉइंट। अब यहां पे जो लाइन और जो सेंटेंस यूज किया गया उसमें बात की गई है ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। सो माई इंस्टिंक्ट इज, माई पर्सनली माई इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज बी कि भाई जहां पे ओनली शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, मतलब एक्सट्रीम वहां पे लाइन ले ली गई है, वो नहीं लेनी चाहिए। इट्स एन ब्यूरोक्रेटिक एग्जामिनेशन, ब्यूरोक्रेसी के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है, तो यहां पे हमें थोड़ा कोशिश करनी चाहिए एक सेम्बलेंस, बैलेंस की, एक ऑल इनकम्पासिंग थॉट प्रोसेस की, और एक मिडिल पाथ खोजने की। तो बात की जा रही है कि क्या ग्लोबलाइजेशन प्रोमोट करता है ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। सो आई विल स्टार्ट विथ डिस्क्राइबिंग, थोड़ा सा यहां पे, क्योंकि 150 वर्ड्स का अगेन क्वेश्चन है, तो एक लाइन में आई विल डिस्क्राइब ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Globalization is integration of societies, cultures, people, technology, इन सबका जो इंटीग्रेशन है उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। दुनिया एक गांव बनती जा रही है, एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। Why? Because of the breakdown of the national boundaries to a large extent in the previous century. उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है वो काफी इंप्रूव हुई हैं, कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी इंप्रूव हुआ है, ये लिखना नहीं है, जिसकी वजह से जो दुनिया है वो एक छोटा सा गांव बन के रह गई। इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये लाइन हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन में कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या है। एक लाइन में हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ दीज इज ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, सोसाइटीज, कल्चर्स, टेक्नोलॉजी इज ग्लोबलाइजेशन। Through, yes, you can talk about exchange of people to people जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, ट्रेड एक्सेट्रा, ये सब भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा उससे, सो आई विल अवॉइड इट। आई विल सिंपली टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि एग्रेसिव क्या कंज्यूमर कल्चर को प्रमोट करता है सिर्फ ये। सो आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली हैज एन इम्प्रिंट ऑन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, but a big but here is involved,
it also contributes positively to a society. ये लाइन यहां पे ऐड करना जरूरी है। मैं यहां पे ओपिनियन ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस ओपिनियन कि भाई ये बात सही नहीं। यू मे टेक एन अदर ओपिनियन कि भाई ये बात बिल्कुल सही है लेकिन उस केस में जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो यहां दो आंसर बन सकते हैं। आंसर ए, जहां यू विल से यस, बर्बाद कर दिया ग्लोबलाइजेशन, एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, और दूसरा नो, दिस इज नॉट ट्रू। सो आई विल टेक नहीं, ये बात सही नहीं, क्योंकि आई एम नॉट पर्सन हु विल गो फॉर एक्सट्रीम व्यू पॉइंट। सो आई विल से इट्स नॉट देयर। डेफिनेटली ट्रू कि ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर थ्रू, बॉडी में आ गए हम यहां पे, एक हम सेंटेंस लिखेंगे, छोटा सा पैराग्राफ, बताएंगे कि हाँ बात सही है कि एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर आ गया है। एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन लाइफस्टाइल। लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है। ब्रांड कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आई है। किस ब्रांड की घड़ी पहनी हुई है, किस ब्रांड का मोबाइल है, एप्पल है, सैमसंग है, व्हाट इज देयर, दैट डिक्टेट व्हाट? योर स्टेटस। तो स्टेटस कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर होती है, विच इज बीइंग प्रमोटेड बाय व्हाट? ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज। तो इंस्टाग्राम में रील डलनी है, उसके लिए एप्पल का फोन होना चाहिए। ब्रांड कॉन्शियसनेस, स्टेटस कॉन्शियसनेस, ये दोनों चीजें हमारे यहां काफी तेजी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से दीज डेज यू हैव क्रेडिट कार्ड बूम। क्रेडिट कार्ड बूम है। इंडिविजुअलिज्म एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि ग्लोबलाइजेशन के साथ आया है। इसके अलावा यस, कंज्यूमरिज्म, ये भी सारे ग्लोबलाइजेशन के साथ भारत के अंदर प्रवेश हुए। 1991 में प्रॉपर इंडिया का इकोनॉमिक और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन दुनिया भर के साथ शुरू हुआ, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स की, लिखना नहीं है वो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद से ये ज्यादा चीजें जो है तेजी से बढ़ी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम इंडिया में बढ़ी है, लोगों की जेबों में पैसे हैं, उनके अंदर जो एस्पिरेशन है वो ग्लोबल हो चुका है, ग्लोबल एस्पिरेशन है, स्टेटस कॉन्शियसनेस है, ब्रांड कॉन्शियसनेस है, एंड मनी इज सीन एज समथिंग ए मार्कर ऑफ योर क्लास। तो जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में होते हैं, कंज्यूमर कल्चर क्या होता है? आप खरीदना चाहते हो चीजों को, कंज्यूम करना चाहते हो, कंज्यूम में सब चीजें आ जाएंगी, क्लोथिंग आ जाएगा, फूड चॉइसेस आ जाएंगी, वॉचेस आ जाएंगी, व्हीकल आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। घर होम्स आ जाते हैं, उसमें होम डेकोर कैसा है ये भी सब आ जाता है। सो कंज्यूमर कल्चर इज अबाउट कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। स्पा कहाँ करा रहे हो, टूरिज्म में कहाँ जा रहे हो, ये सब कंज्यूमर कल्चर का पार्ट है। बाली गए थे, यूरोप गए थे, ये सारी चीजें कंज्यूमर कल्चर का पार्ट है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनकी वजह से ये और इंटेंसिफाई हुआ है, बिकॉज पीपल वांट टू पोस्ट दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स, बिकॉज दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर व्हाट? इमेज अमंग देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो छोटा सेंटेंस हमने लिखा और कहा हाँ भाई ये हो रहा है, लेकिन फिर हम आगे लिखेंगे कि सिर्फ ये हो रहा है, ये बात ठीक नहीं, क्योंकि हमारा आर्गुमेंट मैंने क्या लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, कंप्लीटली नहीं हो रहा। थोड़ा मैंने मेंशन कर दिया कि हाँ इट इज एग्जैक्टली, इट इज हैपनिंग, बट नॉट इन टोटलिटी। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो ब्रॉट एंड रिजल्टेड इन व्हाट? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, exchange of ideas. So a positive streak of ideas have penetrated Indian psyche. जैसे हमारे जो लोग हैं, our people are very concerned these days about what? Climate change. Climate change. So they are also becoming responsible कि उनको polluting industries को support नहीं करना चाहिए उनकी purchase और sale से। So this is a very important thing. They are also getting educated about what? Labor rights. बहुत सारे पॉजिटिव आइडियाज निकल के आ रहे हैं। डेमोक्रेटाइजेशन इंडियन सोसाइटी में हो रहा है। पीपल आर डिमांडिंग आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई देखो चाइना में ये हो रहा है, रोड अच्छी बनी हुई है, पॉथ होल्स नहीं है, यूरोप में ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? दिस इज ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन गेट एक्सेस कि वहां पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स कैसे हैं, ये सारे कुछ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से आए। लोकपाल कहां से आए? लोकपाल का कंसेप्ट इंडिया में लोकपाल कहते हैं, वैसे अंबड्समन कहते हैं, वो यूरोप से आया। So this is happening. आइडियाज बहुत सारे लिख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, लेबर राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये जो विषय हैं काफी तेजी से इंडिया में इनकी अवेयरनेस बढ़ी है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दूसरा यहां जो विषय है कि इंपावरमेंट हुआ है ग्लोबलाइजेशन की कारण।
तो जो आइडिया है इसमें और भी हम लिख सकते थे, ह्यूमैनिटी का जो पर्सपेक्टिव है, रैशनैलिटी का जो पर्सपेक्टिव है, सेकुलराइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है, वो हमारे अंदर तेजी से आए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लोग सवाल पूछने लगे हैं, दे हैव बिकम क्रिटिकल ऑफ द डोमिनेंट नैरेटिव्स। तो एम्पावरमेंट हुआ है किसका? महिलाओं का, सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट है उनका, ट्राइबल्स का, पीपल विद डिसेबिलिटी, पीपल विद हु आर हैविंग व्हाट, अल्टरनेट सेक्सुअलिटी। जो अल्टरनेट सेक्सुअलिटी के लोग हैं, जैसे LGBTQ, IA+, ये जो कम्युनिटी है, दे हैव गॉट मोर एक्सपोजर। महिलाएं, मी टू मूवमेंट शुरू हुआ कहां से? विदेश से, भारत में पॉपुलर हो गया 2017 में। तो इस तरह के जो इश्यूज निकल के आए एम्पावर करने वाले, वो निकल के आए बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ द ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट, दे शेयर कॉजेस। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा हुई है सोशल मोबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से FDI भारत में आया है, टेक्नोलॉजी भारत में आई है, लोगों को रोजगार मिला है। जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोब जैसी कंपनीज हैं भारत में, उन्होंने शॉप सेट की हुई हैं, हमारे इंजीनियर्स को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो उनकी इनकम बढ़ रही है, दे आर गेटिंग मोर मनी। तो सोशल मोबिलिटी उनकी हो रही है, दे आर लिविंग ए फार बेटर लाइफ कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, विच इज वेरी वेरी क्रूशल। इसके अलावा इंडिया में these days you see the concept of entrepreneurship, that is startups। जो हमारा एटीट्यूड है, जो कल्चरल शिफ्ट है इंडिया में बहुत सारे विषयों को लेके, जैसे बिजनेस है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन ए सोसाइटी जहां आफ्टर द ब्रिटिश एरा पर्टिकुलरली जो बिजनेस कम्युनिटी, इट वाज नॉट सीन इन द पॉजिटिव लाइट, बट नाउ स्टार्टअप्स, स्पेस सेक्टर में अकेले 200 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं इंडिया में। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, कल्चरल जो शिफ्ट है, वो भी तेजी से आई। और जो हमारी वैल्यूज हैं डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर, जैसे हायरार्की, बड़ों को नमस्ते करना, ऊंची जात का कोई हो उसको नमस्ते करना, ये सारे जो कंसेप्ट हैं, दे आर बीइंग चैलेंज्ड बिकॉज ये जो कंपनीज हैं अमेरिकन, यहाँ पे जो वर्क कल्चर होता है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, डिफरेंट कंपेयर टू इंडियन वर्क कल्चर। इंडिया में जो ऊपर तुम्हारे बैठता है उसको सर बोलना पड़ता है, इन कंपनीज में यू टेक देयर नेम्स। हायरार्की का कंसेप्ट यहां पे इतना इंडिया जैसे एम्बेडेड नहीं। तो ये बेनिफिट भी हमको हुए हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इतने में 150 वर्ड्स में ये आंसर हो जाएगा, जब कोर अपने पॉइंट्स यहां पे लिख के एड्रेस कर दोगे। इंट्रोडक्शन लिखा, थोड़ा सा हमने एक पैराग्राफ में लिखा कि भाई क्या क्या इससे हो रहा है, फिर हमने उसको निगेट करने के लिए अपने आर्गुमेंट को बिल्डअप किया, और लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली, इन ए वे, समरी नहीं लिखना ग्लोबलाइजेशन, जो कंक्लूजन होता है वो समरी नहीं होती आंसर की। तो हम यहां थोड़ा इनोवेटिव स्ट्रीक रखते हुए लिखेंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन हैज हैड multi-dimensional effect on Indian society. The transformation of Indian society, the social change of Indian society is being facilitated and influenced by globalization in conjunction with obviously जो इंडिया में कल्चरल शिफ्ट आ रहे हैं। हमारा खुद का भी तो कुछ इंडिजीनियस कंट्रीब्यूशन है कि सिर्फ सब बाहर से आ रहा है, ऐसा नहीं। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर देंगे आंसर को। 150 वर्ड्स में यू हैव रिटन एवरीथिंग दैट दे हैव आस्क्ड, और ब्यूटीफुली ये समराइज यहां पे हो गया। क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न इन मॉडर्न सोसाइटी? दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। हाउ डू यू अकाउंट? इल्यूस्ट्रेट योर आंसर विद इंडियन एक्सपीरियंस। मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स वेर कंफ्यूज्ड कि भाई ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, हेल्थ का क्वेश्चन है, इसको इन्होंने इसमें क्यों पूछ रखा है? दिस इज समथिंग विच वी ऑलवेज टीच स्टूडेंट्स कि ऑलवेज हैव एन ओपन माइंड। ओपन माइंड मीन्स तुम्हारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्टेडफास्ट है, जैसे कहते हैं हार्डन्ड नहीं होना चाहिए। एक ही विषय को मल्टीपल वेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब यहां सवाल हेल्थ पे नहीं है, ये सवाल है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इंडियन
एक्सपीरियंस के ऊपर कि हाउ इंडियन सोसाइटी कोपिंग विद दीज ट्विन इश्यूज एट हैंड। एक हाथ में हमें दिखाई देता है कि फास्ट फूड ब्रांड्स, एफएमसीजीज बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, और एक हाथ में हमको दिखाई देता है कि इंडिया में हेल्थ कॉन्शियसनेस भी बढ़ी है। तो सोसाइटी के अंदर जो एटीट्यूड है उसको लेके सवाल पूछा गया। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखना है इसमें, हेल्थ से लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। यू विल थिंक कि तुमने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, नंबर नहीं मिलेगा। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आओ, सोसाइटी में क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, हेल्थ का एलिमेंट थोड़ा सा यहां पे आएगा। तो क्या कह रहे हैं, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज। इंडिया में फास्ट फूड इंडस्ट्रीज जो हम जिन्हें कहते हैं एफएमसीजीज भी इनको कहा जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इनको जंक फूड भी कहा जाता है, फास्ट फूड भी कहा जाता है। क्या है भाई इनमें, अरे पिज्जा, पिज्जा बर्गर, ये सब क्या है, ये है मैगी, ये सब क्या है, दिस इज ऑल व्हाट इज इट। इनका जो फास्ट ग्रोथ है वो मेंशन करनी है हमको। तो दे आर ग्रोइंग रैपिडली, यस, हमारा पहला स्टेटमेंट ही होगा कि भाई दे आर ग्रोइंग। इसमें इकोनॉमिक डेटा नहीं लिखना, इकोनॉमिक का भी क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमिक डेटा नहीं लिखना कि CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है, पिछले सालों में 5 सालों में इतनी ग्रोथ हुई है, नथिंग, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिर्फ मेंशन करना है हाँ भाई हो रहा है। आगे हम लिखेंगे क्यों हो रहा है, थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि इंडियन सोसाइटी इन ए वे, इन कंटेम्पररी टाइम्स इंडियन सोसाइटी इज फेसिंग दिस कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ rising consumer awareness about health issues associated with fast food industries which are growing exponentially। हमने एक्सपैंड कर दिया जो वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको एक्सपैंड कर दिया। हाँ बात सही है, कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। तो अब हमारे पास जो सवाल है वो पूछ रहे हैं हाउ डू यू अकाउंट, just mention what do you think why this is happening, why fast food industries is growing। ये जो ग्रोथ है इसका रीजन क्या है, बताओ रीजन क्या है, हाउ डू यू अकाउंट। इट इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ व्हाट, फैमिली जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हम सोसाइटी का आंसर लिखते हैं। हमने इकोनॉमी नहीं लिखना कि उनकी ये फैक्ट शीट, उसको नहीं लिखना, मैं फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो पेरेंट्स का कंट्रोल होता था बच्चों पे। जो जॉइंट फैमिली मींस दैट 2 पेयर्स आर लिविंग टुगेदर, फादर एंड हिज मदर एंड हिज सन एंड हिज मैरिड वाइफ। तो जॉइंट फैमिली टूट रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। तो कल्चरल जो कंट्रोल था ऑन यंग पीपल इट इज डिक्लाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा जो यहां निकल के बात आ रही है कि कई बार डबल इनकम फैमिलीज भी होती हैं जहां महिला पुरुष, मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग, सो दे डोंट हैव टाइम प्रॉपरली, द वुमन डोंट हैव टाइम टू कुक फॉर द फैमिली। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से फूड जो चॉइसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऑर्डर कर लो खाना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इट इज हैपनिंग स्ट्रक्चर की वजह से। दूसरा यहां पे जो इशू है वो है हमारी यंग डेमोग्राफी। ये जो जंक फूड होता है ये यंग लोगों का खाना है। यू विल हार्डली सी 40, 45, 50 एज ग्रुप इन इंडिया हु विल से चलो आज पिज्जा खाते। सम ऑफ देम मे लाइक, बट बाय एंड लार्ज जो ये फूड होता है इट इज नॉट वेरी डाइजेस्टेबल। तो वो भी एक चैलेंज है अपने आप। तो यंग डेमोग्राफी के कारण भी ये तेजी से बढ़ा है, सोसाइटी का पार्ट है यंग डेमोग्राफी इंडिया में। हमारी मीडियन एज आज भी 28 साल है। तीसरा जो कारण है वो है राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये जो जंक है इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है जिसकी वजह से इसका ग्रोथ तेजी से बढ़ा है। चौथा विषय है जो हमारे यहां कल्चरल शिफ्ट आया है, एटीट्यूड में जो शिफ्ट आया है। प्रीवियस जनरेशन वाज नॉट वेरी कीन टू ईट सच थिंग्स, पैकेज फूड्स पर्टिकुलरली। उनको लगता था कि भाई हमको फ्रेश खाना खाना है, ताजा खाना बनाया जाना चाहिए और खाया जाना चाहिए। अब ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं, कल्चरल एक्सेप्टेंस है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट, बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग इन्फ्लुएंस करते हैं जो कि काफी हमारे बच्चों को, उसकी वजह से भी ये शिफ्ट आया है जो लोग अब फ्री होके खा रहे हैं, इसको कोई टेंशन नहीं। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। प्लस ये जो पूरी इंडस्ट्री है प्राइमरली कहां पे है, ये अर्बन इंडिया में है, ये अर्बन फिनोमेना है बाय एंड लार्ज।
जहां पे एक्सेसिबिलिटी भी है, स्विगी जोमेटो इस तरह के ऐप्स है, विद इन 20 मिनट्स 30 मिनट्स हाफ एन आवर वो डिलीवर कर देते हैं, और ये एक कल्चरल एस्पिरेशन भी है कि मॉल में जाके खाना है, डोमिनोज में बैठ के पिज्जा खाना है, ये कल्चरल एस्पिरेशंस भी, स्टेटस कॉन्शियसनेस इससे भी आती है। सो मॉल्स आर द न्यू टेम्पल्स फॉर इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज। इंडिपेंडेंस डे हो, 26 जनवरी हो, किसी का बर्थडे हो, जाना मॉल ही है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अर्बन इंडिया प्राइमरली फिनोमेना है। क्लियर है? इन सारे रीजंस की वजह से प्राइमरली जो हम देख रहे हैं, और वुमन एम्पावरमेंट इसमें कह सकते हैं, बिकॉज दे आर रीनेगोशिएटिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दे आर चैलेंजिंग द डोमिनेंट नैरेटिव कि वुमन इज सपोज टू कुक फूड फॉर द फैमिली। ये भी एक एलिमेंट यहां पे आ जाएगा। कंबाइंड यू सी फास्ट फूड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। फिर हम बात करेंगे आगे कि भाई हेल्थ कंसर्न्स भी इंडिया में है, राइट? हेल्थ कंसर्न्स हैं, ऑब्वियसली हैं, हेल्थ कंसर्न्स हैं। सेम जो फोर्सेस यहां ऑपरेट कर रही थी वो यहां भी ऑपरेट करेंगी, और बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी आर अवेयर ऑफ व्हाट healthy lifestyles, we are being educated by social media platforms, this continuous urge to have what a healthy lifestyle, healthy body, ये भी अपने आप में एक स्टेटस का विषय है। इफ योर फेस इज ग्लोइंग, योर बॉडी इज फिट, तो वो इंस्टाग्राम में रील अच्छी आती है उसकी स्टेटस। तो स्टेटस जो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का स्टेटस है, उससे सोशल स्टेटस की जो जर्नी है ये हेल्थ से जुड़ी हुई है। इट्स एन एस्पिरेशन दीज डेज फॉर पीपल दैट दे शुड लुक ग्लीमिंग, चमक होनी चाहिए चेहरे और शरीर में, इसकी वजह से। और जो हेल्थ कंसर्न्स है प्राइमरली ये जो फूड, जो कि फूड इन जो कि हाई है इन सॉल्ट शुगर, फूड हाई इन सॉल्ट शुगर एंड फैट, ये जो फूड होता है that is causing a lot of what non communicable diseases। यहां हमने हेल्थ के बारे में थोड़ी सी बात कर दी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेंटल स्ट्रेस, ये सारे विषय जो हैं ये मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट बनते जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। अर्बन इंडिया में जो लोग मैक्सिमम रहते हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो चेयर कुर्सी वाली नौकरी होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां निकल के आता है। तो पीपल आर बीइंग मेड अवेयर in India by government programs जैसे फिट इंडिया कैंपेन, बाय स्टार लेबलिंग, तो यहां पे भी ये किया जा रहा है, चीजें की जा रही हैं सरकार के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा। इंडस्ट्री इज ऑल्सो ब्रिंगिंग मोर एंड मोर इनोवेशन दीज डेज। when I went to mall I saw what कि मिलेट्स के चिप्स मिल रहे हैं, रागी के चिप्स मिल रहे हैं, which is a very good thing. Industry is also responding, सरकार is also responding, कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, सोशल मीडिया देख के उसको भी दिखाई देता है कि क्या हेल्थ के नुकसान होते हैं इससे जुड़े हुए। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से इसको एडवर्टीज किया जा रहा है। ईट हेल्दी, प्राइम मिनिस्टर साहब सेड ऑन 15 अगस्त फ्रॉम रेड फोर्ट कि ओबेसिटी इंडिया में गंभीर विषय है, मोटापा एक गंभीर विषय है जो इसकी वजह से हो रहा है, जो कुकिंग ऑयल है उसकी वजह से हो रहा है। So Indians need to adopt what? Healthy lifestyle. So this mutual contradiction that we see in Indian society, it talks about what? The negotiation of effect of modernity and enduring Indian tradition. Indian tradition में भी कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, जैसे कि हमें ताजा खाना खाना चाहिए, स्टोर्ड फूड वी शुड नॉट ईट, वो एक अच्छी चीज है जो इंडियन ट्रेडिशन के साथ थी। तो ये ग्लोरिफिकेशन यहां पे नहीं हो रहा, लेकिन इट इज इक्वली रेलेवेंट टू हैव कंटेम्पररी जो हमारी लाइफस्टाइल है, इट शुड रिस्पॉन्ड टू आवर क्लाइमेट फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आर हेल्थ नीड्स। तो ट्रेडिशन रिवाइव यहां पे होना चाहिए इस चीज का, तब जाके हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम फुलफुली यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहां पे यस यू कैन टॉक अबाउट सरकार क्या कर रही है, इनिशिएटिव उनके, इंडस्ट्री के इनिशिएटिव, मीडिया के इनिशिएटिव, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कही जाती है बात कि भाई स्टार लेबलिंग जैसे होती है, BEE करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, लिखना नहीं है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की, ऐसे ही यहां पे FSSAI को, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको भी लेबलिंग करना चाहिए और फ्रंट पैकेज लेबलिंग करना चाहिए,
और इन्फ्लुएंसर्स डिप्लॉय किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि वो बच्चों को सिखाएं कि भाई कितना हार्मफुल होता है। क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू राइट इन सोसाइटी आंसर। ये जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नहीं, जीएस पेपर 1 का है, तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे इसमें। क्लियर है? चलो अगला है अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन could come into conflict with poor people's need in a country like India. Comment is the operative word here. कैसे एड्रेस करेंगे इस क्वेश्चन? 250 वर्ड्स, 115 मार्क। क्या कोर क्या है सवाल का? सवाल है जो पूछा जा रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ वी हैव सीन द डिबेट अराउंड फॉर एग्जांपल आरए, जो फॉरेस्ट एरिया था सो कॉल्ड इन मुंबई, जहां मेट्रो शेड बनाया जा रहा था कुछ सालों पहले, वहां मैसिव कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। जो ये क्रिटिसिज्म किया जाता है भारत सरकार का कि आप जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो इंडियन हिमालयन रीजन में, आईएचआर में, इसकी वजह से भारत सरकार चाहती है वहां टूरिज्म बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, इससे इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है। जो भारत सरकार डैम्स के प्रोजेक्ट्स लेके आई है, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स लेके आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर रही है, उससे क्या हो रहा है? जो पुअर पीपल हैं उनको नुकसान हो रहा है। जो कंजर्वेशन रिलेटेड एस्पेक्ट हमारे पास निकल के आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जो होता है कि नेशनल पार्क्स बनाए जाएं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाएं, उससे नुकसान होता है गरीब आदमी का। एक ये लाइन ऑफ आर्गुमेंट। दूसरा इसमें हम ले सकते हैं कि भाई सरकार चाहती है क्या? सस्टेनेबल ग्रोथ। ये जो कंसेप्ट है इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, 8 से 9% हम ग्रो करें, दिस इज एन आइडिया। इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, या इसको हम कह सकते हैं ब्लू और ग्रीन, हमारे जो रिसोर्सेज हैं जैसे वेटलैंड्स हैं, रिवर बॉडीज हैं, लेक्स हैं और ट्रीज हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, और जो डाइवर्सिटी यहां प्रेजेंट है, इनको नुकसान मिनिमम हो ताकि ये रीजनरेट खुद को कर सकें। ऐसा ना हो कि एक्सेसिव ग्रोथ की तलाश में हम सस्टेनेबिलिटी को ही खो दें और डाइवर्सिटी को लूज कर जाए। ऐसा करने पे ग्रोथ फ्यूचर में सस्टेनेबल नहीं होगी। ये है कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब फोकस क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जिससे नुकसान गरीब आदमी का होता। अब आरए शेड बनना था, आरए ये मुंबई मेट्रो का एक शेड बनना था, जिसको लेके विवाद हुआ कि आप फॉरेस्ट को मत हटाइए। किसने उठाया है विवाद? किसने किया? जो रिच लोग हैं, जो वेल इंटीग्रेटेड है सोसाइटी के अंदर, वेल ऑफ हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया आरए के पीछे। नुकसान किसका हुआ? भाई मेट्रो अगर बनती है मुंबई में, प्रॉपर प्रोजेक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट होता है, तो जो डेथ्स होती हैं हमारी लोकल ट्रेन में, हर साल 50,000 लोगों की डेथ होती है उसमें, वो बंद हो जाएगी। तो पुअर पीपल का द नीड्स इज बीइंग नेग्लेक्टेड। अगर तेलंगाना गवर्नमेंट बोध घाट, ये जो एरिया है, इन ए वे दिस इज एन एरिया लोकेटेड नियर हैदराबाद। हैदराबाद के पास एक गढ़चिरौली करके एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट, जिसको लेके सरकार के पास तेलंगाना गवर्नमेंट ने उनको सैंक्शन कर दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वी नीड इकोनॉमिक ग्रोथ, वी नीड टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर द पीपल, व्हाट यू आर डूइंग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के कारण यू आर हार्मिंग आवर इंटरेस्ट। ये बात भी यहां पे कही जा सकती है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनके माध्यम से वी गॉट टू नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू इन दिस केस। एग्जैक्ट इशू यहां पे क्या है? जो पुअर आदमी है, जो गरीब आदमी, उसकी नीड्स क्या है? उसकी नीड्स हैं जॉब्स, उसकी नीड्स हैं सर्विसेज, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, एंटरटेनमेंट है। उसकी नीड्स क्या है? डिग्निटी, ये उसकी नीड है। सर्वाइवल, ये उसकी नीड है। ये सारे उसकी नीड्स हैं। और ये कब अचीव हो सकेंगी? जब हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ 8 से 9% की होगी, तब जाके अचीव हो सकेंगी। लेकिन अब इकोनॉमिक ग्रोथ 8 से 9% नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रेगुलेशंस हैं।
पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, पॉलिसीज और लॉज हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, FRA एक्ट 2006, which gives power to the local communities in forest areas, conserved areas, जहां पे वो एक तरह से इन्फ्लुएंस रखते हैं इन द डिसीजन मेकिंग। ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है जो ट्राइबल बेल्ट है उसके अंदर, वो माइनिंग के ऑपरेशंस हो या इंडस्ट्री के ऑपरेशंस हो, उनको वो इम्पीड कर सकते हैं। एक साउथ कोरिया कंपनी को ओडिशा के अंदर बहुत मैसिव बड़ा पावर प्लांट, स्टील का प्लांट लगाना था, उस एरिया की एक ग्राम सभा ने उसको नहीं होने दिया 2012 में। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये जो विषय जो भारत सरकार कानून बनाई है, इसकी वजह से क्या होता है, जो पुअर पीपल की नीड्स हैं वो अंडरमाइन होती है। हमको इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि चाहिए, जो एरियाज हैं मतलब मिनरल्स हैं उन्हें हमें माइन करना है। अब मिनरल्स को माइन करने के लिए ऑब्वियसली पोल्यूशन होगा उसमें, बट द लॉज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल ग्रोथ का आइडिया कहता है कि इट शुड बी वेरी लिमिटेड, और वहां पे डिसेंट्रलाइज इंडिया में सेटअप है डेमोक्रेसी का, तो दैट इज व्हाट इंपीड्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द इंटायर इशू। ये क्रक्स है इस पूरे सवाल का कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो पुअर जो लोग हैं उनकी नीड्स को एक तरह से अंडरमाइन करता है। लेकिन यहां पे हम कंक्लूड कैसे करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स यहां साइड करके यू कैन पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट। अब कंक्लूजन यहां पे ये होगा कि इट इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट एंड नेसेसरी टू हैव सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ विदाउट ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, जो करप्शन है जिसकी वजह से फाइल्स मूव नहीं होती, वो नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन उतना ही रेलेवेंट है पुअर पीपल्स के लिए भी, क्योंकि जिस दिन आपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ छोड़ना देखना छोड़ दिया तो गरीब व्यक्ति के ऊपर ही डिजास्टर्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। गरीब व्यक्ति के ऊपर ही जब पॉसिटी होगी रिसोर्सेज की तो उसको झेलना पड़ेगा। पोल्यूशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा उसके ऊपर होगा, और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे जब बायोडाइवर्सिटी लूज होगी तो उसके ऊपर होगा। तो ये क्वेश्चन जीएस पेपर 3 का नहीं है, इन्वायरमेंट का नहीं है, सवाल हमारा सोसाइटी का है। तो इंडिया की जो पुअर पॉपुलेशन है ये कहां रहते हैं, ये मोस्टली हमारे ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो रूरल पुअर हैं, जो अर्बन पुअर हैं। ये जो सेगमेंट है हमारी पॉपुलेशन का, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से हम जॉब, सर्विसेज, डिग्निटी और सर्वाइवल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आर्गुमेंट उठता है कि भाई कंप्लीटली आप सिंगल विंडो ऑपरेशन कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, अंडरमाइन कर दो ये जो एक्सेसिव रेगुलेशंस हैं, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यू विल ब्रिंग फॉरवर्ड बोथ पॉइंट्स, क्योंकि कमेंट करने के लिए कहा गया, और लास्ट में को कंक्लूड कर देना है। क्लियर है? So this is also a very good question. Now the question number 20 which they have asked ये सवाल है, does tribal development in India center around two axes, those of displacement and of rehabilitation? Give your opinion. This is also an opinion based question, so you can take either route. You can say कि yes सिर्फ रिहेबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी नहीं है, और यू कैन टेक द अदर पॉइंट, कॉन्ट्रेरियन पॉइंट, कि नहीं भाई पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं। हम बात कर रहे हैं भारत की 8.6% जो आबादी है उसकी, लगभग 10 करोड़ लोगों की, जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन एज पर व्हाट 2011 सेंसस। तो ट्राइबल पीपल इन इंडिया एज पर द relevant studies from 1947 to year 2000 लगभग 60 million people got displaced, जिसमें से 40% were tribals। तो 60 मिलियन मतलब 6 करोड़ लोगों में 40% ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, जहां वो रह रहे थे उनको वहां से बेदखल कर दिया गया, दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दोस एरियाज।
तो सवाल उठता है कि क्यों भाई, क्यों रिमूव किया जाएगा? रिमूव किया गया क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जो डेवलपमेंट किया गया, विकास जो किया गया, कैसे किया गया विकास? विकास किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से। फैक्ट्रीज लगाई गई और ऐसे एरियाज में लगाई गई जहां पे रॉ मटेरियल था, मतलब फॉरेस्ट एरियाज के पास, तो वहां मोस्टली ट्राइबल्स रहते हैं, उनको नुकसान हुआ। माइनिंग के जो ऑपरेशंस हुए, जो डैम्स बनाए गए बड़े बड़े, जो कंजर्वेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइगर रिजर्व बना दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया। तो इनकी वजह से, और प्राइमरली हाईवेज बनाए गए, जो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जो तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में जहां मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, वहां इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। सरकार ने कई बार उनको प्रॉमिस किया कि आपको हम दूसरी जगह जमीनें देंगे, और कई बार तो प्रॉमिस भी नहीं किया, कई बार किया तो इसको इंप्लीमेंट नहीं करा सके। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेके, नर्मदा एक मैसिव प्रोजेक्ट था, मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट था, वहां से लेके जो माइनिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य एरिया में, ओडिशा के एरियाज में, दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता। जब हम किसी एक एरिया से निकल के जाते हैं, और ट्राइबल पीपल लिव इन ए क्लोजली निट कम्युनिटी, तो उनका ये कल्चरल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अपना कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके कस्टम्स, उनके फेस्टिवल्स, दे लूज दीज थिंग्स आउट व्हेन दे मूव फ्रॉम प्लेस वन टू प्लेस टू। तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी होता है, लैंडलेसनेस होती है, रूटलेसनेस होती है। ये विषय जो है वो निकल के आते हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है? डी ट्राइबलाइजेशन। डी ट्राइबलाइज, ट्राइबल्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाते हैं। इससे बचने के लिए, इसको टैकल करने के लिए सरकार क्या करती है? रिहैबिलिटेशन की तरफ जाती है। आपको हम गांव दे देंगे, लैंड दे देंगे, जमीनें देंगे, आपको रिहैबिलिटेट कर देंगे अर्बन एरियाज में। तो ट्राइब्स अपना जो एम्प्लॉयमेंट है, जो उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जिससे क्रिएट होती है, उनकी जो जनरेशनल स्किल सेट है, उसको लूज कर जाते हैं। और रिहेबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट के अराउंड पूरा डेवलपमेंट का जो पैराडाइम है वो मूव करता रहा है भारत के अंदर, डिस्पाइट के पंचशील, ट्राइबल पंचशील एग्जिस्ट करता था, और बाकी एफर्ट्स भी सरकार ने लिए। आगे लिखोगे कि भाई ये सिचुएशन थी। आज जो डायनेमिक्स है, जो पैराडाइम है डेवलपमेंट का, दैट हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। पैराडाइम हैज चेंज्ड। तो सरकार, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन व्हाट? ग्रास रूट ट्राइबल लेड डेवलपमेंट। We have a dedicated Ministry of Tribal Affairs. We have schemes like Eklavya Model Residential Schools, TriFed, which sells forest minus produce collected by the tribals. FRA Act है। उसके अलावा जो डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उनको पेसा एक्ट के थ्रू एक्सटेंड किया गया है। सो मोर एंड मोर ट्राइबल लेड इनिशिएटिव्स आर बीइंग प्लान्ड, मोर एंड मोर जो डेमोक्रेटाइजेशन है ट्राइबल सोसाइटी का, उनको मेन स्ट्रीम करने की तरफ काम किया जा रहा है। जो ट्राइबल कल्चर है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जनजाति गौरव दिवस, ट्राइबल हीरोज हैं बिरसा मुंडा, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जो पैराडाइम है ट्राइबल डेवलपमेंट का, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, वहां पे दूसरी स्ट्रेटजीज हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जाता है, वहां पे इंक्लूजन की तरफ जाया जा रहा है, सब्सिडीज, बाकी बेनिफिट सरकार दे रही है। और जो सेंट्रल इंडिया है, वहां फोकस किया जा रहा है कि कैसे जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उसको रिवाइटलाइज किया जाए, उनको सोशल मोबिलिटी भी प्रोवाइड की जाए, और साथ ही साथ उनकी जो स्टेटस, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको भी इंटैक्ट रखा जाए। तो गवर्नमेंट इज बिकमिंग ए पार्टी इन द सेलिब्रेशन ऑफ द ट्राइबल आइडेंटिटी, विच टॉक्स अबाउट द पैराडाइम शिफ्ट आफ्टर 79 years of our independence from displacement rehabilitation to inclusive and sustainable development, keeping in mind the requirements of the tribal community. इस तरह से इसको कंक्लूड कर देंगे, बढ़िया आंसर हो जाएगा 250 वर्ड्स में। दिस वुड बी एड्रेस्ड। जो कोर कंसेप्ट है, जो कोर डिमांड है क्वेश्चन की, उसको एड्रेस करना। यस, यू कुड हैव टेकन कि भाई ऐसा ही है, आज भी ऐसे ही चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सेंट्रल इंडिया में, सदर्न इंडिया में, ट्राइबल्स आर लूजिंग देयर लैंग्वेज, देयर कस्टम्स, देयर नॉर्म्स, देयर लॉज, their traditions, their festivals, their
फूड चॉइसेस, क्लोथिंग पैटर्न्स, मार्कर्स, सब कुछ लूज कर रहे हैं। और सरकार क्योंकि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की तरफ, भारत जो इंडिया की ग्रोथ है, इंडिया की जो ग्रोथ है उसका नुकसान भारत को होता है। इंडिया, अर्बन इंडिया की ग्रोथ के लिए सरकार सब कुछ करती है, प्रोजेक्ट्स लगा रही है, एनर्जी के बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स लगते कहां हैं? ट्राइबल लैंड पे। फायदा किसको मिल रहा है? अर्बन कंज्यूमर को। नुकसान किसका हो रहा है? भारत में जो लोग रह रहे हैं उनका हो रहा है। ये लाइन भी ली जा सकती है, बट इट विल टेक ए कंप्लीटली डिफरेंट प्रोपोर्शन अगर उस तरह से लिखोगे। ऑब्वियसली आई हैव टेकन दिस लाइन कि भाई ये चेंजेस हुए, ये चेंजेस हुए, टू बी फ्रैंक ये चेंजेस हुए। जो रिप्रेजेंटेशन है ट्राइब्स का वो बढ़ा है लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर। और जब से पेसा जो कानून है, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट, उसके बाद से और भी ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी इंप्रूव हो रहा है उन एरियाज में। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज हाउ you must should have addressed these questions of GS paper 1 Indian society, keeping in mind the requirements of Indian society viewpoint. You can also join me on my Telegram channel to remain in contact and get important updates about civil service examination and important जो notes होते हैं, documents होते हैं, जो files होती हैं उनको ले। I'll meet you again. Thank you.